बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का मौजू है पेंक्रियाटाइटिस यानी लबलबा की सोजिश। आज इस वीडियो में हम बात बहुत तफसील से करेंगे कि लबलबा क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, पेंक्रियाटाइटिस कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होती हैं और तिब्ब यूनानी में हम इस मूजी मर्ज़ का किस तरीके से इंतहाई बेज़रर और कामयाब इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने मौजू की तरफ। पेंक्रियास बेसिकली एक एब्डोमिनल ऑर्गन है। ये हमारे स्टोमक की पीछे की तरफ और छोटी आंत जो है उससे ऊपर और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सामने होता है और ये जो है वो आपके मैदा जो है उसके नीचे से आपकी तिल्ली तक जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, ये वह आर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि 2 किस्म के ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जिस्म में और ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसे हम मिक्स ऑफ ग्लैंड्स ऑर्गन कह सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा अफ़आल होते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ आज़ा के मुख्तलिफ़ अफ़आल हैं, जैसे कि दिल जो है इसका काम जो है पूरे जिस्म को और एक एक सेल को जो है वो खून की सप्लाई करना होती है। ये ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे एक एक सेल को हमारी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है जो फेफड़ों ग्रास से खारिज हो जाती है। इस तरह हमारा दिमाग जो है इसका काम एहसास व अदराक होता है। जिस्म से पैगामात दिमाग तक जाते हैं और दिमाग से पैगामात जो हमारे जिस्म तक आते हैं। इसके साथ जिगर का जो काम है तग़ज़िया और तस्फ़िया करना होता है, यानी हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसको इस काबिल बनाना कि हमारे खुलियात की जो ग़िज़ा बन सके और हमारी ग़िज़ा के अंदर जो टॉक्सिन मटेरियल्स होता है, जो जहरीला मवाद होते हैं, उसको भी साफ़ कर देना और वहीं से गुर्दों ग्रास से इसको खारिज कर देना। इस तरह गुर्दों का जो काम है उसका ये काम है कि वो खून से पेशाब को फ़िल्टर करता है और जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि लबलबा या पेंक्रियास का जो बड़ा फंक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल अदा करता है। इसका फेल जो है वो हाजमे का काम करता है। लबलबा जो है उसमें 3 किस्म की रतूबात खारिज हो रही होती हैं। पहला तो ये है पेंक्रियाटिक जूस इसमें खारिज होता है। ये लबलबा की रतूबत खारिज होती है जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं और 1 दिन के अंदर 1.5 लीटर तक ये औसतन खारिज करता है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो एंजाइम्स होते हैं जिनका काम जो है कि ग़िज़ा को हज़म करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जो इसके टेल पर मौजूद होते हैं और बीटा सेल्स का काम है कि हार्मोन इंसुलिन जो है वो एक्सक्रीट करना और डायरेक्ट खून में शामिल कर देना। ये इसका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है। इसमें एक जो तीसरी रतूबत खारिज होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट खारिज करता है। दोस्तों, आपको पता है कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं जब वो मैदे में डाइजेस्ट होती है और उसके बाद वो छोटी आंत की तरफ आती है तो वो ये एसिडिक के नेचर होती है, वो तेज़ाबी होती है और जब वो छोटी आंत में इंटर होती है तो ये बाइकार्बोनेट जो है जो पेंक्रियास खारिज करता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। तो ये इसके बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं कि वर्मी लबलबा या पेंक्रियाटाइटिस, तो दरअसल ये जो पेंक्रियाटाइटिस जो है दरअसल ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, एक पेंक्रियास और दूसरा आइटस। तो पेंक्रियास का मतलब तो लबलबा हो गया और आइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कहते हैं। यानी लबलबा की सोजिश को हम पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं और इसकी बेसिकली 2 अक़साम होती हैं। एक को हम एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं और एक को हम क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। मतलब ये है कि लबलबा की एक जो है वो सोजिश कहलाती है और जो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस है उसे हम लबलबा का वर्म कहते हैं। दोस्तों, इस सोजिश की भी या पेंक्रियाटाइटिस की बुनियादी तौर पर 3 दर्जात होते हैं
जैसे तिब के अंदर आपको पता है हर मर्ज के कम से कम 4 दर्जात होते हैं, लेकिन 3 दर्जात जो वो शुरुआत के होते हैं, यानी इब्तदाई सोजिश, ज़माना इब्तदा, दूसरा ज़माना तज़ाहिद और तीसरा जो है वो ज़माना इंतहा होता है। इसी तरह मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम क्या कहते हैं, इब्तदाई दर्जे को कहते हैं कि माइल्ड फेज, सोजिश का वो दर्जा पेंक्रियाज का जिसके अंदर मरीज़ को जो है वो सोजिश होती है लबलबे में, लेकिन वो 3-4 दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उसके लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम खुद ही उसको ठीक कर देता है। लेकिन अगर ये मर्ज़ दूसरे दर्जे में चला जाए, जिसे हम मॉडरेट पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं या जिसे ज़माना तज़ाहिद कहते हैं, उसके अंदर तकलीफ़ मरीज़ को ऐसी होती है कि जिसमें मरीज़ को जो है मुआलिज के पास जाना पड़ता है, और वो भी तकरीबन थोड़े बहुत इलाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाता है। लेकिन जो तीसरा है जिसे ज़माना इंतहा कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि शिद्दत के अमराज, अब उसके अंदर मरीज़ जो है उस ना सिर्फ पेंक्रियाटाइटिस होता है बल्कि बढ़ते हुए यहाँ तक आप पहुँचता है कि लबलबा के बहुत सारा हिस्सा डेड हो जाता है, नेक्रोटिक जो वहाँ पर फेज उसका स्टार्ट हो जाता है, उसके खुलियात मुर्दा हो जाते हैं, और अगर इलाज किया भी जाए तो वो मुर्दा खुलियात दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि इसकी बुनियादी तौर वजूहात क्या होती हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह यह वो पित्ते की पथरी होती है। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि जो पित्ते से कॉमन बाइल डक्ट आती है, आप इस तरफ देखिए जिसे मैं बता रहा हूँ, और लबलबा से जो है पेंक्रियाटिक डक्ट आती है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट जब एक जगह मिलती है तो उसको कहते हैं हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और ये डक्ट या ये नाली जो है वो छोटी आंत के अंदर आके खुलती है, और इसी आंत के ज़रिए जो आपका बाइल है, सफरा है, वो भी छोटी आंत पे आके गिरता है, और पेंक्रियाटिक जूस भी इसी आंत के ज़रिए, जो इसी नाली के ज़रिए छोटी आंत पे आके गिरता है। अब अगर पित्ते के अंदर पथरियाँ जब हों और कोई एक पथरी टूटकर इंतहाई बारीक पथरी जो है वो कॉमन बाइल डक्ट से आती हुई हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आके फंस जाए, तो दोस्तों होता ये है कि पेंक्रियाज का, जैसे मैं बताया कि जो जूस आ रहा है, जो तकरीबन 1.5 लीटर डेली जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो फिर छोटी आंत पे गिर नहीं पाता। तो क्या होता है, ये वापस पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जो है लबलब के अपने अंदर अकेमुलेट होना शुरू हो जाता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ख़ास पर जो ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है और लिपेज है, ये 3 ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका काम जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। जब ये लबलबे के अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये लबलबे को खाना शुरू कर देते हैं, उसमें सबसे पहले सोजिश पैदा कर देते हैं, और यही सोजिश बढ़ते बढ़ते वर्म में तब्दील हो जाती है, और दी एंड जो होता है वो हमारे बीटा सेल्स को भी बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके से ना सिर्फ मरीज़ जो है उसका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, बल्कि उस मरीज़ का जो लबलबा का में बीटा सेल्स है वो ख़राब होने से मरीज़ को शुगर हो जाती है। और ये आप सब दोस्तों को पता है कि शुगर का ताल्लुक जो है डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स के साथ है, और वो हार्मोन्स हमारे लबलबा के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह जो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर है वो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अल्कोहल जब बहुत ज़्यादा कोई शख्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में लगातार इस्तेमाल करता रहता है, तो वो लबलबा के अंदर जो एंजाइम जो ट्रिप्सिन है उसको बढ़ा देता है, और ये एंजाइम जो लबलबा है उसके खुलियात को बर्बाद कर देता है। फिर इसके बाद जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन है, या इसके अलावा बहुत सारी दूसरी ऐसी अद्वियात हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर जो है लबलबा के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी कोई चोट लग जाए आपको इस मकाम के ऊपर, पित्ते वाले मकाम के ऊपर, तो ये होता है कि लबलबा के अंदर जो है वो शदीद जो है ट्रॉमा की वजह से, ज़ख़म की वजह से, चोट की वजह से जो पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी वायरल इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जिससे भी ये लबलब के अंदर सोजिश वाक़ हो जाती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो कॉमन सी और ज़्यादा आम सी वजूहात हैं जो ज़्यादातर पेशेंटों के अंदर पाई जाती हैं वो ये हैं।
अब इनकी अलामात देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अलामत मरीज़ में आती है वो है उसके यहाँ एपिगैस्ट्रम यानी मैदे के मकाम पर शदीद दर्द होता है। मरीज़ जो होता है वो दोहरा हो जाता है, आगे को झुक जाता है। आगे को झुकता इसलिए है कि जब वो हाथ से वो प्रेस करता है तो लबलबा के सेल्स में जो सोजिश और इन्फ्लेमेशन होता है थोड़ी सी कम होती है और मरीज़ को उसमें थोड़ा सा अफाका भी महसूस होता है। दूसरा ये है कि जब ये दर्द ज़्यादा होता है तो मरीज़ को वॉमिट्स होना शुरू हो जाती हैं और बार बार उसको वॉमिट्स हो रही होती हैं, उसकी वॉमिट्स रुक नहीं रही होती। फिर इसके अलावा बिल्कुल चूँकि लबलबा हमारे मैदे के पीछे और रीढ़ की हड्डी के साथ करके तकरीबन उसके सामने होता है तो हमें बैक के ऊपर भी जब दर्द हो रही होती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट ये जैसे मैंने पहले बताया कि बीटा सेल्स ख़राब होते हैं तो उनकी शुगर जो डिस्टर्ब हो रही होती है यानी वो हाई होना शुरू हो जाती है। और चूँकि फैट्स को डाइजेस्ट करना भी पेंक्रियाटिक जूस का काम है, जब वो छोटी आंत में नहीं गिरेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि पखाने के साथ ख़ास किस्म के चर्बीला मवाद खारिज होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ देखेगा कि इसका स्टूल जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी सा है, बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो रहा है। चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आंतों का इन्हीं एंजाइम्स की वजह से होता है, तो जैसे मरीज़ खाना खाता है तो उसके पेट में गैस बनना शुरू हो जाते हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी ग़िज़ा भी इस मरीज़ को जो वो डाइजेस्ट नहीं होती। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस मरीज़ के नाभ के मकाम पर जो है वो ब्लू कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और कभी वो जो ब्लू कलर के स्पॉट उसकी ये साइड जो है हमारे कमर जो है उसकी किसी भी एक साइड पे, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये उसके आम सी अलामात होती हैं। अब इसकी तशख़ीस हम कैसे करेंगे? इसके तशख़ीस का एक तो सबसे जो है बेहतरीन तरीका जो है वो तो अल्ट्रासाउंड है, जो आम है, हर बंदे के लिए अप्रोच में भी है और इससे काफ़ी सारा हमें पता चल जाता है कि इसके पिते के इसके लबलबे के अंदर क्या ख़राबी आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लबलबे में सोजिश की सबसे पहली वजह जो है, जो सबसे कॉमन वजह जो है वो यही होती है कि उसके पित्ते से कोई पथरी जो है वो आकर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से लबलबे के अंदर जो वो सोजिश हो गई हो, ट्रॉमा की वजह से वहाँ सोजिश हो जाए, उस सेल से जो लबलबा है उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाए यानी उसके सेल्स डेड हो जाए, इसका भी अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है। और ख़ास तौर पर पेंक्रियाज के अंदर जो अब्सेस बन जाता है, जो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर जो है वो पीप वगैरह इकट्ठी हो जाती है, उसका भी हमें 100% कन्फर्म हो जाता है इस अल्ट्रासोनोग्राफी से। इसके अलावा आप इसके जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ब्लड टेस्ट में सबसे जो आम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका जो है वो उसके एंजाइम्स होते हैं। इसके जब लाइपेज और अमाइलेज जो है ये जब अपने नॉर्मल वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बात 100% कन्फर्म हो जाती है कि ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ऐसे केसेस के अंदर अगर 5 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट करवा लिए जाएं तो ये एंजाइम जो होते हैं वो हमें बढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन 5 घंटे के बाद ऐसा ये कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसके लिए और जो टेस्ट होते हैं जिसमें आपके MRI वगैरह है ये वो करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं कि मरीज़ को जो है पेंक्रियाटाइटिस जो है वो अपने कौन से फेज़ पे है, यानी एक्यूट फेज़ के अंदर है या क्रोनिक फेज़ के अंदर है। अब तिब्बे यूनानी जो है इसका बहुत ही कामयाब इलाज आपको बताती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 90% इसकी वजह यही होती है कि पित्ते की पथरियों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दरअसल फिर इस पित्ते की पथरियों का अगर हम इलाज करें तो वो इलाज ऐसा है जो ना सिर्फ पित्ते की पथरियों को तहलील कर देता है, बल्कि अगर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट में कोई सोजिश आ गया या पेंक्रियाटिक डक्ट में सोजिश आ गई है या पित्ते या लबलबे के अपने अंदर सोजिश वाक़या हो गई है तो उसको भी ये ठीक करता है। इंतहाई सादा, बारहा का मेरा मुजर्रब है, मैंने कई मरीज़ों को इसे इस्तेमाल करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको क्रोनिक फेज़ जहाँ पर जो नेक्रोटिक फेज़ स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर उसके लबलबा के खुलियात है वो डेड हो गए हैं, उससे पहले अगर पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे माइल्ड फेज़ में हमारे पास आता है, तो हम आप ये जब नुस्खा मैं बता रहा हूँ आप ये इस्तेमाल करवाएंगे
तो ये पेंक्रियाटाइटिस की हर ये किस्म को ठीक कर देगा, चाहे वो वायरल की इन्फेक्शन हो, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से आई हो, चाहे वो ड्रग्स की इन्फेक्शन की साइड इफ़ेक्ट की वजह से आई हो, चाहे वो लबलबा के जो अपनी पेंक्रियाटिक डक्ट है उसमें सोजिश की वजह से आ गई हो, या पित्ते की पथरियों की वजह से बाइल डक्ट जो है हेपेटो पेंक्रियाटिक बाइल डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से जो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो उसने लबलबा के जो है उसके खुलियात के अंदर सोजिश पैदा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ों का बड़ा ही कामयाब इलाज है। तो नुस्खा बहुत आसान है, आम तौर पे मिल जाता है, कोई महंगा हिसाब ही नहीं है और मेरा कई सालों से तजर्बा भी है। दोस्तों इसमें पहले लेना क्या है, आपने सुंड है, काली मिर्च है, नुशादर है, रेवंद खताई है, तुख्म मको है, चरैता नेपाली है और अजवाइन देसी है। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न में लेके इनको फाइन पाउडर करके बिल्कुल टाल्कम पाउडर की तरह कीजिएगा। हर्बल मेडिसन का एफिकेसी का इन्हसार इस बात पे है कि वो मेडिसिन कितनी आला क्वालिटी की हैं और वो कितनी फाइन पाउडर कर दी गई हैं, वो कितनी जल्दी स्टोमक से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाकर अपना फंक्शन करती हैं। तो ये अद्वियात जो हैं इनको आप मिक्स कीजिए और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल जो अपने भर लेना है और दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर रात खाना खाने के आधा घंटा के बाद इस्तेमाल करवाइएगा। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर ही ये पेंक्रियाटाइटिस का मर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मर्ज़ आगे बढ़ेगा नहीं बल्कि ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। और आप इसके टेस्टों में भी कन्फर्म कर रहे होंगे कि आप देखेंगे कि इसके एंजाइम जो हैं वो भी नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं और बाकी जितनी भी अलामात इसकी हैं वो कम होती जा रही हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करवाइएगा, अगर कोई मरीज़ है वो इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।